अब आपके आइटिनरी भी बनाते हैं और डे 1 से शुरुआत करते हैं। आप अपने होटल में जब उठते हैं तो ब्रेकफास्ट हम रेकमेंड करेंगे कि आप वहाँ पर जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत फेमस है, तो वहाँ पर आप लोकल कुजीन्स, लोकल डिशेस जरूर ट्राई करें। तो शुरुआत करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन से, जो कि बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन माना जाता है। खासकर हिंदू जो अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर जाते हैं। गंगा के किनारे बसा हुआ मंदिर है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी खासियत है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ गली में सिचुएटेड है। एक पतली सी गली है जो आपको लेकर जाती है मंदिर के अंदर। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि ये पतली गलियां हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। काशी यानी बनारस की खासियत ये भी मानी जाती है कि यहाँ पर बहुत ही सकरी, बहुत ही नैरो लेन्स होती हैं और ये मंदिर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक छोटी सी पतली सी गली के अंदर ही मंदिर बना है। तो आपको जब आप किसी व्हीकल से आते हैं, बस से आते हैं, कैब से आते हैं, टैक्सी से आते हैं, तो एक सर्टेन पॉइंट पर आपको रोक लिया जाएगा और उसके बाद आपको वॉक करके ही मंदिर तक पहुंचना होगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको वॉक करना पड़ेगा। आप उसके अनुसार ही अपने सारे अरेंजमेंट करके जाएं तो अच्छा रहेगा। टेम्पल एरिया और टेम्पल के अंदर का जो परिसर है वो शाम के वक्त बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है क्योंकि वहाँ गंगा आरती होती है और गंगा आरती वहाँ की बहुत फेमस है, तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप क्राउड से बचना चाहते हैं तो शाम के वक्त ना जाकर सुबह भी जा सकते हैं। ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए है, आप जैसा अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर क्राउड आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप मॉर्निंग में जाना प्रेफर करें। मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो मंदिर के एंट्रेंस के बाहर ही आपको लॉकर्स दिखाई देंगे। आपको अपने मोबाइल, स्मार्टफोन्स, कैमरे, मेटल के आइटम्स, अपनी घड़ियां, बेल्स, ये सब लॉकर में जमा करने होंगे। लॉकर में ये बड़ी ही सेफली रखे जाते हैं और जब आप मंदिर के बाहर दर्शन करके आते हैं तो आप यहाँ से अपने आइटम्स कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप जो अपने प्रेशियस आइटम्स हैं वो अपने होटल के रूम में छोड़कर जाएं, तो आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही मंदिर के अंदर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो आप बाहर से जितनी तस्वीरें लेना चाहते हैं उन्हें ले सकते हैं। चलिए अब आपको मंदिर की टाइमिंग्स के बारे में बता देते हैं। तो मंदिर सुबह 3 बजे खुल जाता है और रात के 11 बजे तक यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। तो मंदिर में कुल 5 मुख्य आरती की जाती हैं। आपको इनकी टाइमिंग्स बता देते हैं ताकि आप अपने पूरा प्लान उस अकॉर्डिंग बना सकें। सबसे पहले शुरुआत होती है मंगल आरती के साथ, जो सुबह 3 बजे की जाती है। 3 से 4 बजे के बीच ये आरती परफॉर्म होती है। उसके बाद होती है भोग आरती, जो 11:15 बजे शुरू होती है और 12:30 बजे तक चलती है। तो आप इसमें शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं। तीसरी आरती होती है शाम के समय, जिसे संध्या आरती बोला जाता है, जो कि 7 से 8:15 बजे तक परफॉर्म की जाती है। इसके बाद होती है श्रृंगार आरती, जो कि उनके श्रृंगार के दौरान की जाती है। उसका समय है 9 से 10:15 बजे तक। और सबसे आखिर में होती है शयन आरती, जो कि उन्हें सुलाने के वक्त की जाती है। उसका समय होता है 10:30 से 11 बजे। तो 11 बजे इस आरती के साथ मंदिर के कपाट आपके लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन सुबह 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप आराम से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और हम रेकमेंड करेंगे, अगर आप लॉन्ग क्यूज में लगना बचना चाहते हैं तो सुबह के वक्त आप दर्शन करने जाएं। सुबह 7-8 बजे के करीब अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आप आराम से दर्शन कर पाएंगे और आपको लंबी कतारों में लगना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही जो वहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं उसके दौरान भी वहाँ पर काफी धूम होती है। शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है शिवरात्रि की सबसे ज्यादा धूम होती है। तो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भव्य श्रृंगार किया जाता है पूरे मंदिर परिसर का, और भगवान शिव का भी विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो अगर आप महाशिवरात्रि के दौरान वहाँ पर फेस्टिवल्स में शामिल होना चाहते हैं, इस आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, तो आप जरूर शामिल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान बड़ी संख्या में वहाँ पर भक्त मौजूद रहते हैं, तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा शिवरात्रि के अलावा वहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स का आयोजन होता है, जिसमें मकर संक्रांति एक है जिसे धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है। इसके साथ ही देव दीपावली की भी काफी धूम रहती है। चलिए अब आपको अपनी सेकेंड लोकेशन की ओर लेकर चलते हैं, जो कि है दशाश्वमेध घाट, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर है, बहुत ही पास है। तो वाराणसी को घाटों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ करीब 100 घाट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा पुराना घाट जो माना जाता है वो है दशाश्वमेध घाट। इस घाट के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। बहुत ही खूबसूरत ये घाट है, जहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर से यहाँ पर भक्त आते हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं मंदिरों में। इसके साथ ही यहाँ पर जो गंगा नदी है घाट के पास मौजूद है, वहाँ पर पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं, उसका भी अपना एक अलग महत्व बताया जाता है।
हालांकि ये घाट सबसे पुराना है लेकिन रिलेटिवली काफी साफ सुथरा है। दशाश्वमेध घाट पर ही एक बहुत ही खास आयोजन होता है और वो है गंगा आरती, जो कि सिर्फ वाराणसी में ही नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर आपने फोटोज में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कितना अलौकिक और भव्य माहौल होता है उस वक्त। गंगा आरती शाम को 7 बजे होती है। 45 मिनट की ये आरती होती है और उस दौरान जो पुजारी होते हैं वो एक जैसी ड्रेसेस, एक जैसे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। ब्रास के दियों से ये आरती परफॉर्म की जाती है जो काफी हैवी होते हैं। बड़े संख्या में ब्रास के दिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके साथ साथ शंखों की ध्वनि होती है, घंटों की ध्वनि होती है। ये पूरा जो माहौल बनता है वो बहुत ही अलौकिक होता है, बहुत ही डिवाइन होता है। तो इस गंगा आरती में शामिल होना ना भूलें। और जाहिर सी बात है कि गंगा आरती बहुत पॉपुलर है तो वहाँ पर भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप थोड़ा पहले वहाँ पर पहुंचें। अगर आप 1-2 घंटे पहले पहुंचते हैं तो आप अपना जो स्पॉट है वो रिजर्व कर सकते हैं और बड़े आराम से कंफर्टेबली आप इस पूरे व्यू का आनंद ले सकते हैं। बाकी जितने भी घाट यहाँ पर मौजूद हैं उनके बाहर बोट्स मौजूद होती हैं। उन बोट्स पर सवार होकर आप दशाश्वमेध की इस गंगा आरती का लुत्फ उठा सकते हैं। आज डे 2 की शुरुआत करते हैं धमक स्तूप से। वाराणसी में यूं तो माना जाता है कि हिंदू धर्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन बाकी धर्मों की भी इक्वल प्रेजेंस वहां पर देखी जा सकती है, चाहे जैन धर्म हो या फिर बुद्ध धर्म हो। माना जाता है कि जैन धर्मों के तीनों तीर्थंकरों का जन्म यहीं पर हुआ था। बुद्ध धर्म की बहुत अच्छी प्रेजेंस है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने भले ही ज्ञान बोध गया में प्राप्त किया हो, लेकिन उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ के धमक स्तूप में ही दिया था। यही वो जगह है जहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इसीलिए बुद्धिस्ट लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और खास जगह हो जाती है। ये जगह बहुत पीसफुल है, आपको बहुत आनंद और बहुत ही काम फील होता है यहाँ पर आकर, जैसा कि किसी भी बुद्धिस्ट और किसी भी रिलीजियस साइट पर महसूस करते हैं। आपको एक अलग तरह की शांति और सुकून का अनुभव होगा यहाँ पर भी। इसके साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो 1500 साल पुराना बताया जाता है। इसके वॉल्स पर बहुत ही एलिगेंट कार्विंग किए गए हैं जिसमें फ्लावर्स दिखाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के फ्रूट्स दिखाए गए हैं, लोगों की एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। तो ये कार्विंग्स भी देखने लायक होती हैं। इसके साथ ही अगर आप सारनाथ जाते हैं तो वहाँ पर सारनाथ म्यूजियम भी है। तो अगर आपको म्यूजियम में इंटरेस्ट है तो आप म्यूजियम में भी जा सकते हैं और वहाँ भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप इस धमक स्तूप को काशी विश्वनाथ से विजिट करना चाहते हैं, वहाँ से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ आधा घंटा लगता है। आप इसे दशाश्वमेध घाट से भी कवर कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ 30-35 मिनट का समय लगेगा और आप एक अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि भीड़ जरूर इस दौरान वहाँ पर होती है। एक खास बात और है इस फोर्ट की कि फोर्ट के अंदर ही वहाँ पर रॉयल फैमिली एक पर्टिकुलर हिस्से में रहती है जो कि रामलीला के दौरान बाहर आती है और घोड़ों पर सवार होकर ये रॉयल फैमिली पूरे रामनगर फोर्ट का चक्कर लगाती है। तो ये भी अपने आप में एक खास अट्रैक्शन होता है लोगों के लिए वहाँ पर। तो आप जरूर जाएं रामनगर फोर्ट और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा जो कि हमेशा आपके लिए यादगार बन जाएगा। तो रामनगर फोर्ट की अगर टाइमिंग्स की बात की जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप इस फोर्ट को विजिट कर सकते हैं। चूंकि ये गंगा नदी के किनारे बना हुआ है तो ये बहुत शानदार व्यू तो देता ही है, लेकिन मॉनसून के दौरान जब गंगा नदी उफान पर होती है तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है और अक्सर इस दौरान इस फोर्ट को बंद करना पड़ता है। पब्लिक हॉलीडेज में भी ये फोर्ट बंद रहता है। अगर आप दशाश्वमेध घाट से बोट पर आना चाहते हैं, बोट की सवारी कर यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। 1 घंटे का समय लगता है और आप बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए अब डे 3 की शुरुआत करते हैं। और बनारस में बहुत सारे घाट हैं और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और अपनी फोटोग्राफ्स के लिए एक परफेक्ट बैकड्रॉप चाहते हैं तो आपको जाना होगा दरभंगा घाट, जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल से मात्र 4 या 5 मिनट की दूरी पर है। आप आसानी से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बाकी घाटों की तरह ये भी गंगा के किनारे बसा हुआ घाट है, लेकिन खास बात यहाँ पर ये है कि इस घाट के किनारे एक बहुत ही रॉयल पैलेस बनवाया गया है जो कि आपको और किसी घाट में देखने को नहीं मिलेगा। इस पैलेस को रॉयल फैमिली ने बनाया था ताकि वो अपने पैलेस में रहकर गंगा में होने वाले जितने भी सेरेमनीज हैं, रिचुअल्स हैं, वो अंदर पैलेस में बैठकर ही देख सकें। तो गंगा नदी का किनारा, वहाँ पर ये तट और उस तट पर मौजूद ये रॉयल पैलेस आपके लिए, आपकी फोटोग्राफ्स के लिए एक परफेक्ट बैकड्रॉप का काम करता है। तो आप वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं गंगा नदी में। गंगा नदी बहुत पवित्र मानी जाती है, लोग इसमें स्नान करने के लिए आते हैं। मानते हैं कि अगर आप उसमें डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे तो आपकी सोल का प्योरिफिकेशन होता है, तो इसलिए बहुत लोग वहाँ पर स्नान करते हैं।
तो अगर आप स्नान करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप शाम तक वहां पर रुकते हैं तो आप बोट राइड का मजा ले सकते हैं, जो कि शाम को ज्यादातर लोग करने वहां पर आते हैं, चूंकि वो सनसेट का समय होता है। और अगर आप वहां से बोट राइड करते हैं तो आपको पूरी गंगा का, पूरे बनारस का पैनोरामिक खूबसूरत व्यू वहां से आपको नजर आता है। और ये जो तस्वीर है, ये जो व्यू है, आपकी आंखों में बस जाता है। बहुत ही ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता है और सालों तक आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में बसा रहता है। तो आप जरूर इस बोट राइड का आनंद लें। वैसे आप बोट राइड किसी भी घाट से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। और चलिए अब आपको अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर लेकर चलते हैं, जो कि है दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल भी वहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट एंड रिलीजियस डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है, जो कि अगर आप 80 घाट से जाते हैं तो मात्र 5 मिनट की वॉक से ही आप वहां पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप दरभंगा घाट से जाते हैं तो 20 मिनट की डिस्टेंस में आप आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। दुर्गा टेम्पल का ये जो स्ट्रक्चर है 300 साल पुराना माना जाता है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं दुर्गा माँ के दर्शन के लिए। इसे मंकी टेम्पल भी बोलते हैं। तो आप, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मंकी टेम्पल इसे बोला जाता है, तो अंदर आपको बहुत सारे बंधन मिल सकते हैं। तो आप अपने जो बिलोंगिंग्स हैं उनका खास ख्याल रखिए जब अंदर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर आपको बंधन मिल जाएं और आपकी जो वैल्यूएबल चीजें हैं उनको खतरा हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। चलिए डे 4 की शुरुआत करते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं रुचिका आर्ट गैलरी। अगर आप बनारस आए, आपने वहां पर तमाम लोकेशंस विजिट की, उनका जो अभूतपूर्व एक्सपीरियंस है उसे अनुभव किया और बनारस का एक पार्ट आप अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो यू मस्ट विजिट रुचिका आर्ट गैलरी, जो कि रविंद्रपुरी रोड पर सिचुएटेड है। आप यहाँ पर जरूर जाएं। अब बनारस की बहुत ही खास जो एनर्जी है, जो वाइब है, साथ ही वहाँ के जो खूबसूरत घाट हैं उन्हें बहुत ही कलरफुल तरीके से पेश किया गया है पेंटिंग्स के जरिए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, तो आप उन पेंटिंग्स को देख सकते हैं। अंदर एक वर्कशॉप भी है, किस तरीके से ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप खुद ब्रश लेकर ट्राई करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी हैं, छोटी पेंटिंग्स भी हैं। तो बड़ी पेंटिंग्स आपके लिए शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी पेंटिंग्स भी उसी तरीके से मौजूद हैं, उतने ही कलरफुल तरीके से उन्हें भी प्रेजेंट किया गया है। आप उन्हें ले सकते हैं, जो कि इजीली आपके लगेज में फिट हो जाएंगी। जहाँ की मिट्टी भी पारस है, वो शहर अपना बनारस है। बनारस के बारे में ये बातें कही गई हैं, ये लाइनें लिखी गई हैं, और जब आप बनारस पहुँचते हैं तो आपको इस वाक्य का, इस सेंटेंस की सच्चाई का अंदाजा खुद ब खुद लग जाता है, क्योंकि बनारस अपना पायस शहर है, इतना पवित्र शहर है। अगर आप मंदिरों के बाहर भी कहीं किसी लोकेशन में जाएंगे तो आपको वो पवित्रपन, वो पायसनेस, वो डिवाइन फीलिंग हर जगह आती है। तो आज हमने आपको बताया कि काशी विश्वनाथ के साथ साथ काशी की और तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का ट्रैवल प्लान आपको कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, उन डेस्टिनेशंस को आप कैसे ट्रैवल करें, कैसे घूमें, ट्रांसपोर्ट का क्या माध्यम आप चुन सकते हैं, क्या क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए उन ट्रैवल डेस्टिनेशंस को चूज करने के लिए। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इन कही हुई बातों को ध्यान में रखेंगे, उनको अमल में लाएंगे और आपकी यात्रा सुखद होगी, मेमोरेबल होगी